हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने क्या किया है कि जो बेसिक फंडामेंटल रूल होते हैं रेप्लिकेशन के उसको, और जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ओरी सी इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, तो वहाँ जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा प्रोकैरियोट्स में उसे नाम देंगे क्या, ओरी सी। और जो जिसकी लेंथ है उस वो होगी 245 बेस पेयर। तो प्रोकैरियोट्स में जो ओरी सी की लेंथ होती है वो तो 245 बेस पेयर की होती है, यानी 245 बेस पेयर लॉन्ग होती है। ओरिसी कंटेन 3 टाइप ऑफ कंसेंसस सीक्वेंस कार्ड। जो ओरिसी होती है इसमें मान लो टोटल कितने बेस पेयर हैं, 245। और जो कंसेंसस सीक्वेंस पाए जाते हैं यानी कि कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो एक के बाद एक रिपीट में पाए जाएंगे, तो उनको हम लोग नाम देते हैं आर साइट, आई साइट और डी यू ई रीजन। डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो जो आर साइट होती है वो हमारी 9 बेस पेयर की होती है और 5 बार रिपीट होती है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं तो ये 9 बेस पेयर की जो साइट है ये देखिए आप 5 बार रिपीट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसको हमने नाम दिया क्या, ये हो गई हमारी क्या, आर साइट। तो 3 कंसेंसस सीक्वेंस हैं। एक है आर साइट जिसमें 9 बेस पेयर हैं और जो कितने बार रिपीट है, 5 बार। दूसरी है हमारी आई साइट। आई साइट में 13 बेस पेयर होते हैं और 3 बार रिपीट होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 13 है और ये कितने बार रिपीट है, 3 बार, 1 2 और 3। इसको हमने नाम दिया क्या, आई साइट। और एक होता है हमारा डी यू ई रीजन, जो इस इमेज में आप नहीं देख पा रहे होंगे, वो मान लीजिए कि यहाँ पर आगे प्रेजेंट है, जो 17 बेस पेयर का होता है, 17 बेस पेयर और 80 रिच होता है। कैसा होता है, 80 रिच होता है। अब देखिए जब डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो जहाँ से डीएनए की ओरिजिन, डीएनए रिप्लिकेशन की ओरिजिन होगी उसे हमने नाम दिया क्या, ओरिसी। ओरिसी में 245 बेस पेयर हैं, उसमें 3 साइट है, आर साइट है, आई साइट है और डी यू ई एलिमेंट है। अब आर साइट है वो 9 बेस पेयर की है, 5 बार रिपीट है। आई साइट 13 बेस पेयर की है, 3 बार रिपीट है। डी यू ई रीजन जो है वो 17 बेस पेयर का होता है और 80 रिच होता है। अब बात करते हैं आर साइट की। तो आर साइट वो साइट है जहां पर डीएनए ए प्रोटीन आकर के क्या करेगी, बाइंड करेगी। अगर कभी क्या होता है कि जैसे डीएनए ए प्रोटीन जो है वो आर साइट पर नहीं बाइंड कर पाती है, तो उसको कहीं ना कहीं बाइंड करके रिप्लिकेशन तो स्टार्ट करना है ना, तो वो बाइंड करती है आई साइट पर। तो आई साइट जो होती है वो अल्टरनेट साइट होती है डीएनए ए बाइंडिंग के लिए। तो अगर आई साइट जो है वो किसके लिए बाइंडिंग साइट है, अल्टरनेटिव डीएनए ए के लिए। अगर जो डीएनए ए प्रोटीन है वो आर साइट पर नहीं बाइंड कर पा रही तो उसके लिए अल्टरनेटिव साइट है हमारी कौन सी, आई साइट। और डी यू ई रीजन वो रीजन होता है जहां पर डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाएगा। यानी कि देखो डबल स्टैंडर्ड जैसे डीएनए है, तो ये वाला जैसे मान लो डी यू ई रीजन है, तो ये कुछ इस तरह से ओपन किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि जो ओरिसी है उसमें 3 साइट है, आर साइट, आई साइट, डी यू रीजन। आर साइट जो है वो प्राइमरी साइट है जहां पर डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करती है। आई साइट अल्टरनेटिव साइट है डीएनए ए बाइंडिंग के लिए। और डी यू ई रीजन 80 रिच होता है, जिसमें क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन होगा। 80 रिच होने का यही रीजन है कि 80 के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते ताकि इनको सेपरेट करने में आसानी हो। तो डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन कहाँ पर होगा, डी यू ई रीजन पर। तो ओरिसी आल्सो कंटेन 11 रिपीट ऑफ द जीएटीसी पैलियंड्रोम सीक्वेंस। पैलियंड्रोम सीक्वेंस मतलब होता है उसको आप 5 प्राइम से पढ़े या 3 प्राइम से पढ़े, वो दोनों एक जैसे ही पढ़ने में आना चाहिए। कि पैलियंड्रोमिक जो सीक्वेंस है इसको हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि रिपीटेड सीक्वेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस देते हैं जो दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा आता है। विच अंडरगो मिथाइलेशन जस्ट बिफोर द इनिशिएशन और रिप्लिकेशन। देखो जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड की ओरिसी है, तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है ये क्या करता है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है। तो ये क्या होता है कि मिथाइलेशन में चला जाता है, यानी कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बिफोर रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन शुरू होने से पहले जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उस पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है। और ये मिथाइल ग्रुप लगाने वाला जो एंजाइम है उसको हम लोग नाम देते हैं डैम मिथाइलेज। क्या नाम देते हैं, डैम मिथाइलेज। ये कैसे वर्क करता है इसको हम लोग एक फर्दर लेक्चर आगे लेंगे
जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि डैम मिथाइलेज कैसे वर्क करता है, सेक ए प्रोटीन का क्या रोल है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले डीएनए के दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड पर मिथाइल ग्रुप को लगा दिया जाता है, और उस मिथाइल ग्रुप को लगाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है डैम मिथाइलेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो डीएनए रिप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप है हमारा इनिशिएशन। इसमें क्या होगा कि जो एंजाइम है वो आकर के डीएनए ए और ये सब आकर के बाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा, यानी इनिशिएशन मतलब शुरुआत करा दिया, इलोंगेशन मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड लगा दिए थे, उसके बाद और एंजाइम आए, उन्होंने क्या किया, उसको आगे इलोंगेट यानी कि और आगे सिंथेसिस करा दिया। उसके बाद है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि अब डीएनए जो रिप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें डीएनए रिप्लिकेशन को बंद करना है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत कराना, इलोंगेशन मतलब शुरू हो गया उसको और आगे बढ़ाना, और टर्मिनेशन मतलब जो सिंथेसिस हो चुकी है उसको बंद कर देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनिशिएशन की। तो replication initiation include the assembly of a functional repliosome that catalyze replication in the elongation phase। initiation में क्या होता है कि जैसे डीएनए स्ट्रैंड है ना, तो यहाँ पर ये रिप्लिसोम की असेंबली होगी, ठीक है, जो क्या करेगा, जो आगे इलोंगेशन फेज में डीएनए रिप्लिकेशन कैरी करेगा या आगे रिप्लिकेशन को कराएगा। तो रिप्लिकेशन इनिशिएशन तब होता है जब एक फंक्शनल रिप्लिसोम असेंबल हो जाता है और जो क्या करेगा, आगे इलोंगेशन फेज में उसको डीएनए सिंथेसिस को कराएगा। तो इन प्रोकैरियोट्स रिप्लिकेशन बिगिन विद द बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन विद द आर साइट प्रेजेंट इन ओरिसी। तो प्रोकैरियोट्स में जो रिप्लिकेशन की शुरुआत है वो तब होगी जब जो ओरिसी की जो आर साइट है वहां पर डीएनए ए प्रोटीन आकर के क्या करे, बाइंड करे। लेकिन जो डीएनए ए प्रोटीन है ये अकेला नहीं आता, इसके साथ में एटीपी बाइंड रहता है, और बहुत सारे डीएनए ए प्रोटीन जो है वो हमारी आर साइट पर आकर के क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो जो 13 मर है हमारा, ये हमारा आर साइट, ये आई साइट थी, और जो 9 मर था वो हमारी कौन सी साइट थी, आर साइट थी, जैसा कि आप इस वाली इमेज में देख पा रहे हैं। 13 मर जो है वो हमारा आई साइट है, और जो 9 मर है वो हमारी आर साइट है। 13 मर आई साइट है, 9 मर आर साइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि आर साइट पर डीएनए ए प्रोटीन आकर के एटीपी बाउंड स्टेट में बाइंड हो गया। जैसे ही ये बाइंड करेगा उसके बाद क्या होगा, तो एटीपी बाउंड ऑक्टामेरिक डीएनए ए बाइंड्स। तो यहाँ पर डीएनए ए जो है वो क्या करेंगे, प्रोटीन बाइंड कर जाएगी जो ऑक्टामेरिक होती है। आर साइट बाउंड डीएनए ए प्रोटीन आर कैटेलाइज एटीपी डिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ डीयूई रीजन। अब जैसे ही आर साइट पर डीएनए ए एटीपी बाउंड स्टेट में बाइंड किया, वो क्या करेगी, डीयूई रीजन, यानी कि जो डीयूई रीजन है, मान लो इसके आसपास कहीं डीयूई रीजन है, तो वहां पर क्या करेगी, ये एटीपी को कंज्यूम करेगी और इस डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करा दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्ट्रैंड अलग हो गया और ये स्ट्रैंड अलग हो गया। तो डीएनए ए प्रोटीन आकर के बाइंड करी आर साइट पर और उसने एटीपी को कंज्यूम करके डीएनए जो स्ट्रैंड है उसमें डीयूई रीजन पर स्ट्रैंड का सेपरेशन करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, R site bound DNA protein are catalyzed ATP dependent separation of the DUE region that lead to assembly of DNA helicase। जैसे ही DUE region पर DNA strand का separation होगा वैसे ही क्या होगा, ये रिक्रूट करेंगे DNA B प्रोटीन को, और DNA B प्रोटीन जो है वो अकेला नहीं आता, उसकी हेल्प करने के लिए DNA C प्रोटीन के साथ में आता है। तो DNA C प्रोटीन है, इसको हम लोग DNA हेलिकेज लोडर प्रोटीन बोल रहे हैं, यानी कि DNA हेलिकेज को स्ट्रैंड पर लोड करने का काम कौन कर रहा है, DNA C प्रोटीन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे डीएनए सी प्रोटीन लोड हो जाएगा वो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना शुरू कर देगा। तो यानी कि 2 डीएनए हेलिकेज लोड हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में। इसी तरह से 2 रिप्लिसोम बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फर्स्ट इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो इस लेक्चर को आपको और अच्छे से समझना है, तो इससे पहले आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर है यानी कि बेसिक, जिसमें हमने फंडामेंटल दिया है रिप्लिकेशन को, उसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही क्या हुआ कि आपका डीएनए बी लोड हो गया, उसके बाद क्या होगा कि प्राइमेज एंजाइम को ये रिक्रूट करेंगे। प्राइमेज एंजाइम का काम होता है कि ये प्राइमर लगाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए और टेम्पलेट चाहिए। तो प्राइमर लगाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है प्राइमेज। जैसे ही प्राइमेज एंजाइम आएगा, जो हमारा डीएनए हेलिकेज लोडर है, यानी कि डीएनए सी जो यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही प्राइमेज एंजाइम आएगा, जो हमारा डीएनए हेलिकेज लोडर था वो यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड,
और ये क्या करेगा, स्ट्रैंड की सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा और इसके बाद में हमारा जाएगा स्लाइडिंग क्लैंप। और जैसे ही ये सिंथेसिस ओका जाके फ्रेगमेंट के रूप में आगे बढ़ती जाती है तो हमारा जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो थोड़ी देर के लिए अपनी सिंथेसिस को रोकेगा, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर बाइंड करेगा और फिर से सिंथेसिस को स्टार्ट करा देगा। ठीक है, इसको हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर नोट में एक पॉइंट दिया गया है, ए डीएनए हेलिकेज। जो डीएनए हेलिकेज है उसको हम लोग प्रोकैरियोट में बोलते हैं क्या, डीएनए बी, इज असेंबल्ड ऑन ईच सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए सी विच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देख, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि क्या हुआ है कि जो डीएनए हेलिकेज जो है वो दोनों स्ट्रैंड पर बाइंड कर गया है और अपोजिट डायरेक्शन में उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। वही यहाँ पर इस पॉइंट में बोला गया है कि डीएनए हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड पर जो सेपरेट हुए हैं उन पर असेंबल होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए सी की प्रोटीन, डीएनए सी की हेल्प से, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो डीएनए बाउंड बी प्रोटीन रिक्रूट डीएनए जी, जो जी प्रोटीन डीएनए जी है इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमेज नाम दे रहे हैं। दैट कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, जो क्या करेगा, प्राइमर की सिंथेसिस को करेगा। प्राइमर की सिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए जी, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको क्या, प्राइमेज। उसके बाद प्राइमर सिंथेसिस लीड्स टू असेंबली ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। जैसे ही क्या हुआ कि हमारा प्राइमर बन गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लू वाला जो ये प्राइमर बना हुआ है, जैसे ही प्राइमर बनेगा वैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, और वो रिप्लीकेशन को स्टार्ट करा देगा। ठीक है, तो प्राइमर सिंथेसिस लीड्स टू द असेंबली ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जैसे प्राइमर बनेगा वैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा एसएसबी प्रोटीन, और उसके बाद हमारा आ जाएगा बीटा क्लैंप, या फिर हम बोले क्लैंप, जो क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको, जो स्ट्रैंड है डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड, उस पर होल्ड किए रखता है। ठीक है, उसके बाद हम नोट पॉइंट में और डिस्कस करें तो जीएटीसी जो पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस था जो ओरी सी में प्रेजेंट था, उसका मिथाइलेशन कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ डैम मिथाइलेज। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्लिसोम क्या होता है। जब हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में देखा था ना कि रिप्लिकेशन इनिशिएशन इंक्लूड द असेंबली ऑफ ए फंक्शनल रिप्लिसोम, तो रिप्लिसोम क्या है इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो डीएनए बी यानी कि ये हमारा क्या है, हेलिकेज है जो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कराएगा। डीएनए जी यानी कि हमारा क्या है, प्राइमेज है, ये प्राइमर को लगाने का काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है उनको डीएनए की जो डॉटर स्ट्रैंड है या जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड को लगाने का काम करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। एंड एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इन चारों की असेंबली को हम लोग नाम देते हैं क्या, रिप्लीसोम। तो रिप्लीसोम क्या है, डीएनए बी, डीएनए जी, डीएनए पॉल थर्ड और एसएसबी प्रोटीन का, इसके साथ साथ कुछ और भी प्रोटीन है, इनकी असेंबली को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्लीसोम। अब एक टर्म और आता है, रिप्लीसोम तो हमने समझ लिया, एक टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमोसोम। तो डीएनए बी और डीएनए जी की जो असेंबली है उसे हम लोग नाम देते हैं, जो इनका डीएनए बी और डीएनए जी का जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्राइमोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशिएशन हमने करा लिया, अब हमें कराना है क्या, इलोंगेशन, यानी कि शुरुआत हमने करा दी, अब हमें डीएनए जो नया डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है उसको और इलोंगेट करना है। तो रिप्लिकेशन इलोंगेशन डिस्क्राइब द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज along the DNA template and synthesis of the complementary strand synthesis in the 5s2 3 डायरेक्शन। तो जैसे कि देखो यहाँ पर दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। जैसा कि हमें पता है कि डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो हमेशा 5s2 3 डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो हमारा 5s2 3 वाला जो सीक्वेंस होता है वो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है। यानी कि यहाँ पर अगर प्राइमर लगेगा तो थोड़ा सिंथेसाइज करेगा, फिर इसको रुकना पड़ेगा, फिर नया प्राइमर लगेगा, फिर सिंथेसिस करेगा। और लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल प्राइमर लगता है, यहाँ पर एक सिंगल प्राइमर लगेगा और इसकी सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअस एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होगी, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, लीडिंग स्ट्रैंड। तो जो जिसकी पोलैरिटी 3:5 है वो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है टेम्पलेट पर, और जिसकी पोलैरिटी 5:3 डायरेक्शन में है वो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीएनए पॉलीमरेज यूज डीऑक्सी ट्राइन्यूक्लियोटाइड एज ए सबस्ट्रेट रेदर देन मोनो डाइन्यूक्लियोटाइड। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारा यूज करता है डीऑक्सी ट्राइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि
एडेनिन, गुआनिन, थायमिन या साइटोसिन जो है इनके पास में कितने फॉस्फेट होने चाहिए? 3 फॉस्फेट होने चाहिए। अगर इसके पास में 1 या 2 फॉस्फेट हैं तो डीएनए पॉलीमरेज उसको यूज नहीं करेगा। वही यहाँ पर लिखा गया है कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है, ना कि मोनो और डाई को यूज करता है। ठीक है। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन टर्मिनल फॉस्फेट बीटा एंड गामा आर रिलीज्ड। जब पॉलीमराइजेशन होगा तो जो ये हमारा सबसे पहला फॉस्फेट होता है ये अल्फा है, ये बीटा और लास्ट वाला गामा होता है। तो बीटा और जो गामा है पॉलीमराइजेशन के टाइम पर निकल जाते हैं, केवल अल्फा फॉस्फेट जो होता है वही डीएनए में इनकॉर्पोरेट होता है। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन टर्मिनल फॉस्फेट बीटा एंड गामा आर रिलीज्ड एंड न्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए इन फॉर्म ऑफ डीऑक्सी मोनोन्यूक्लियोटाइड। इन इलोंगेशन फेज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, क्योंकि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहां पर एक सिंगल प्राइमर लगता है और पूरी सिंथेसिस करा देता है टेम्पलेट से डॉटर स्ट्रैंड की। लेकिन जो लैगिंग होता है यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल प्राइमर जरूरत पड़ती है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में सिंथेसिस होती है, जिसे हम इन फ्रेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इसके साथ साथ एक चीज हमने लास्ट वीडियो में और डिस्कस किया था कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसको लूप करके हम करते हैं ताकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम बनी रहे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पोलैरिटी वाला जो इशू आता है उसको हम लोग जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसको लूप करके उसको सॉल्व करते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिक्वायर सिंगल प्राइमर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड की सीधी सीधी सिंथेसिस है, एक बार प्राइमर लगाओ पूरा स्ट्रैंड एक बार में सिंथेसाइज हो जाएगा। वहीं लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड सिंथेसाइज इन शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डिसकंटिन्यूअस होती है यानी कि पहले कुछ सिंथेसिस होगी फिर रुकना पड़ेगा, फिर प्राइमर लगेगा, फिर सिंथेसिस होगी, फिर रुकना पड़ेगा। तो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है और शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट रिक्वायर ए प्राइमर। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं इनको बनाने के लिए हमें हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। व्हेन एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस इज कंप्लीट रिप्लिकेशन ट्रांजिएंटली हाल्ट। जैसे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनना शुरू हुआ, यहाँ प्राइमर लगा, ये बना, यहाँ तक की बन गया। उसके बाद क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, फिर नया प्राइमर लगेगा और फिर से सिंथेसिस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वही इस पॉइंट में बोला गया है कि व्हेन एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस इज कंप्लीट रिप्लिकेशन ट्रांजिएंटली halt and core enzyme dissociated from the template and then the core enzyme bind to a new template primer junction। core enzyme जो है यहाँ पर जो पॉलीमरेज जो है बाइंड किया हुआ है ये क्या होगा? थोड़ा सा डिसोसिएट होगा और जहाँ पे नया प्राइमर और टेम्पलेट का जंक्शन है वहां पर जाकर के बाइंड करेगा और इसी सिंथेसिस को आगे बढ़ाएगा। जस्ट आफ्टर बाइंडिंग गामा कॉम्प्लेक्स असेंबली द बीटा क्लैम्प विच लीड टू इनिशिएशन न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस। जैसे क्या होगा? गामा कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाएगा, उसके साथ बाद में बीटा क्लैम्प बाइंड करेगा और न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस को शुरू करा दिया जाएगा। प्राइमर अब जो लगाया है हमने वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट पे जब लगाया हुआ है तो उसे हमें हटाना भी होगा जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने प्राइमर रिमूवल यानी कि जो आपका सेकंड लेक्चर था वहां पर बताया गया कि प्राइमर को कैसे रिमूव कर रहे हैं। फिर भी आप जरा यहाँ पर समझ लीजिए कि एक बार जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, मान लो ये प्राइमर लगा और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या हुए? बन गए। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारी जो डायरेक्शन थी वो 5:3 डायरेक्शन थी। जो डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन थी वो कैसी थी? 5:3 डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड सिंथेसिस कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? 5 प्राइम होगा और यहाँ पर क्या होगा? 3 प्राइम होगा। तो यानी कि जो प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है वो भी कैसी होनी चाहिए? 5:3 होनी चाहिए। यानी कि इस तरफ से हम जब जाएंगे रिमूव करते तब हम इस प्राइमर को हटा पाएंगे। तो वंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस इज कंप्लीटेड द प्राइमर इज रिमूव्ड बाय 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉल फर्स्ट। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है जो हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। तो जो डीएनए पॉल फर्स्ट है उसकी 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा हम क्या करते हैं? इस प्राइमर को हटा देते हैं एंड रिजल्टिंग गैप इज फिल्ड बाय द सेम एंजाइम। और जब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगे हुए थे प्राइमर में, ये जब हटेंगे तो उस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉल फर्स्ट ही को यूज किया जाएगा। इसीलिए वहां पर बोला गया था कि डीएनए पॉल फर्स्ट रिपेयर एंजाइम भी है और प्राइमर रिमूवल भी करता है। ठीक है। उसके बाद जो ये गैप जो फिल किया गया है, जो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड हटे हैं प्राइमर के, उसके बाद में जो गैप फिल किया जाएगा, यहाँ पर गैप फिल किया जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं निक ट्रांसलेशन।
ठीक है, निक और गैप में क्या डिफरेंस है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, गैप। अगर यहाँ पर देखो सारे न्यूक्लियोटाइड है, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना हुआ है तो उससे हमने नाम दिया क्या, निक। अगर यहाँ पर क्या है कि कोई न्यूक्लियोटाइड ही मिस है तो उसे हम लोग नाम देंगे गैप। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड तो सारे लग गए हैं, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना है, उसको बनाने का काम करेगा हमारा कौन, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, जिससे इस गैप को फिल कर देंगे, जिससे हम लोग नाम देते हैं इस प्रोसेस को निक ट्रांसलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने इनिशिएशन देख लिया, एलोंगेशन देख लिया, अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। तो इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम रिप्लिकेशन टर्मिनेशन अकर एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड टर साइट। टर मतलब टर्मिनेशन का इन्होंने स्टार्टिंग का पार्ट ले लिया है टर, इसीलिए इसको टर्मिनेशन साइट को क्या नाम देते हैं, टर साइट बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में जो रिप्लिकेशन है वो एक स्पेसिफिक साइट पर होता है, जिसे नाम दिया जाता है टर साइट। इकोलाई पोजेस 2 क्लस्टर ऑफ 5 टर एलिमेंट, नाम टर ए टू जे। तो ए से लेकर के जे तक इसको नाम दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक नाम दिया गया। 5 टर साइट है, यानी कि 2 क्लस्टर हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो टोटल साइट कितनी है, 10 है। और क्लस्टर की बात करें तो 2 क्लस्टर है, 5 टर एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे, टर ए, टर बी, टर सी, टर डी, टर ई, टर एफ, जी, एच, आई और जे, इस तरह से यहाँ पर ये टर साइट दी गई है। तो ईच ऑफ विच इज 23 बेस पेयर लॉन्ग। एक टर साइट जो है वो कितने बेस पेयर लंबी है, 23 बेस पेयर लॉन्ग है। टर साइट एसोसिएटेड विद ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन का कॉल्ड टस प्रोटीन। टर साइट जो होती है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ में जुड़ी रहती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, टस प्रोटीन। अब ये टर्मिनेशन मैकेनिज्म कैसे चलती है जरा उसको हम लोग अभी समझेंगे। जैसे ये हमारा ओरिसी है, यानी कि 245 बेस पेयर लॉन्ग है, इसमें 3 साइट हैं, आर साइट, आई साइट, डी यू ई रीजन। वो हम लोग डिस्कस करा है इनिशिएशन में। यहाँ से रिप्लिकेशन शुरू होगा और इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर आप जैसे जो टर साइड देख रहे हैं इसमें 2 कलर है, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। रेड कलर अगर फेस आ गया इस रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ तो टर्मिनेशन वहां पर हो जाना। अगर हम जैसे इस तरफ से चलकर आ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर आने के बाद में ये रेड फेस आ गया है, तो यानी कि इसका टर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। और जब इस तरफ से आप जब चलकर आएंगे, रिप्लिकेशन जब होकर आएगा तो आप इस वाले के पास जब पहुंचेंगे तो रेड फेस यहाँ पर है, तो यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये है रिप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप, यानी कि यहाँ पर आने के बाद में रिप्लिकेशन जो है वो बंद होना है, इसीलिए हमने नाम दिया इसका क्या, टर्मिनेशन। यानी कि रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन इस ट्रैप में आकर के रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ये कैसे होता है वो अभी हम आगे समझ लेते हैं। तो जो टर्स प्रोटीन है उसका रिप्लिकेशन को टर्मिनेशन कराने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टर्स का फुल फॉर्म होता है टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, जो ये हमारा डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर जो ये डीएनए की साइड है 23 बेस पेयर लॉन्ग है, इसको हमने नाम दिया टर साइट, और इसी के साथ में आकर के हमारी बाइंड करती है टस प्रोटीन। अब जो डीएनए हेलिकेज था वो हमने डिस्कस किया था, हमेशा बाइंड करता था लैगिंग स्ट्रैंड पर। कहां पर बाइंड करता था, लैगिंग स्ट्रैंड पर। अब जैसे इस वाली इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो टस प्रोटीन जो बाइंड की हुई है ये हमारी बाइंड की है ऊपर वाले स्ट्रैंड पर, यानी कि ये 3 प्राइम है, तो यहां पर बाइंड की हुई है हमारी कौन सी प्रोटीन, टस प्रोटीन। लेकिन जब क्या होगा, इस डायरेक्शन से जब हेलिकेज हमारा मूव करता हुआ जाएगा तो ये जो टस प्रोटीन है जब ये यहाँ से खुलेगी तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो टस प्रोटीन है वो अलग हो गई है और जो रिप्लिकेशन फॉर्क है वो आगे की तरफ डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, इस डीएनए की अनबाइंडिंग करा देगा। तो इस तरह के टस कॉम्प्लेक्स को हम लोग फॉर्क प्रोग्रेशन बोलते हैं या फिर परमिसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिसिव टस कॉम्प्लेक्स है ये। मतलब इस टस कॉम्प्लेक्स में परमिशन है कि आप जाइए, रिप्लिकेशन अभी चलता रहेगा, टर्मिनेशन नहीं होगा। वहीं एक दूसरी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है, उसे हम लोग नाम देते हैं नॉन परमिसिव। इसमें क्या होगा कि लैगिंग स्ट्रैंड पर हमारा डीएनए हेलिकेज बाइंड है, लेकिन जो टस प्रोटीन है वो भी लैगिंग स्ट्रैंड पर ही बाइंड कर गई है। तो जब ये हेलिकेज इस तरफ मूव करता हुआ जाएगा तो यहाँ आगे जाएगा तो इसका सामना होगा किसके साथ में,
टस प्रोटीन के साथ में। अब ये टस जो है वो इस पे बाइंड की हुई है, हेलिकेज का रास्ता इसने रोक दिया है। जब हेलिकेज रुक जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर लॉकिंग हो गई है और इस कंडीशन में जो रिप्लीकेशन का टर्मिनेशन है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि परमिसिव क्या है और नॉन परमिसिव क्या है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेस फ्लिप्ड C6 बाइंड विद इन क्लेफ्ट। इस पॉइंट को समझेंगे हम लोग इस वाले इमेज में। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ आगे इस इमेज में समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा ये प्रोटीन है ये बाइंड है टस प्रोटीन और ये हमारी है टर साइड। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, टर टस साइड बाइंड है। अब होता क्या है कि जो टस प्रोटीन है वो C6 यानी कि साइटोसिन 6 पोजीशन, इसको क्या करेगी, साइटोसिन को फ्लिप करा दिया। तो ये डीएनए स्टैंड था, इसने क्या किया, साइटोसिन को फ्लिप करा दिया। तो यहाँ पर ए प्यूरिन कंडीशन बन गई। ना तो वहां पर उसको हम प्यूरिन बोलेंगे ना ही पिरिमिडिन बोलेंगे, क्योंकि वहां पर साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। तो अब केवल शुगर और फॉस्फेट बचा हुआ, जो साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस था वो रिमूव कर दिया। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, इसको फ्लिप करा दिया है। जब फ्लिप कर देगा तो जो डीएनए हेलिकेज है उसके लिए सबस्ट्रेट होता है हमारा क्या, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर, जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये डीएनए हेलिकेज इसको एज ए सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है और आगे बढ़ता है। तो जैसे ये क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज जो हेक्सामेरिक है वो यहाँ पर बाइंड करके आगे बढ़ रहा है। तो यह एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर साइटोसिन क्या हो गया है, फ्लिप कर गया है। तो जिस कंडीशन पर साइटोसिन फ्लिप कर गया है, तो जब डीएनए हेलिकेज जब वहां पर पहुंचेगा तो उसको सबस्ट्रेट मिलेगा नहीं। तो डीएनए हेलिकेज जो है वो क्या करेगा, डीएनए रिप्लिकेशन को रोक देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि टर टस प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से डीएनए रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन करा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो टर टस कॉम्प्लेक्स प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ रिप्लिकेशन इन वन डायरेक्शन एंड देन इंड्यूस डिसअसेंबली ऑफ रिप्लिसोम दैट लीड टू रिप्लिकेशन टर्मिनेशन। टर टस कॉम्प्लेक्स बना, उसने क्या किया, वहां पर फ्लिप करा दिया साइटोसिन को, जिससे क्या हुआ, डीएनए हेलिकेज की मूवमेंट रुक गई और जो रिप्लिसोम बना हुआ था डीएनए हेलिकेज एसएसबी उस सबका जो कॉम्प्लेक्स था उसकी डिसअसेंबली हो जाएगी और टर्मिनेशन हो जाएगा किसका, रिप्लिकेशन का। तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो टर्मिनेशन जो अभी हुआ है डीएनए रिप्लिकेशन का वो हो गया है। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह से जब डीएनए रिप्लिकेशन होगा तो जो नया स्टैंड जो बन रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से रिप्लिकेशन ओरिसी थी, तो यहाँ से रिप्लिकेशन शुरू हुआ और बाई डायरेक्शनल चल रहा है। तो जब रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा कि जो दो दो स्टैंड बनेंगे वो आपस में इस तरह से उलझे हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थीटा लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए बैक्टीरियल रिप्लिकेशन जो होता है तो इसे हम लोग थीटा रिप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो जो बने हैं स्टैंड वो एक दूसरे से आपस में क्या है, उलझे हुए हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, कैटेनिन। क्या नाम देंगे, कैटेनिन्स, ठीक है। इनको अब क्या करना होगा, हमें अलग कराना होगा। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा टोपो आइसोमरेज। हमें यानी कि जब भी मैं कभी हमें की बात बोलूँ या अपने आप की बात बोलूँ तो आप समझ लीजिए वो सारा काम कौन कर रही है, सेल कर रही है। साइंस को हम अपने ऊपर लेकर समझेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी उस साइंस को समझने के लिए। तो टोपो आइसोमरेज जो है वो क्या करेगा, टोपो आइसोमरेज 2 है तो ये दोनों डबल स्टैंडर्ड कट लगाएगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा, दोनों डीएनए के स्टैंड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो रिप्लिकेशन टर्मिनेशन प्रोड्यूस टेंगल डीएनए कॉल्ड कैटेनिन्स। तो जो रिप्लिकेशन टर्मिनेशन होगा तो कैटेनिन्स बनेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैटेनिन्स को हम लोग अलग कर लेंगे, स्टैंड जो रिप्लिकेशन जो डीएनए है उसको अलग बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ टोपो आइसोमरेज। ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड को कट करेगा और दोनों डीएनए मॉलिक्यूल को अलग कर देगा। नोट में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, इसको जरा समझ लीजिए। द लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज रिड्यूस्ड। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। कब, वो भी समझिए जरा। बिटवीन प्राइमेज एंड डीएनए हेलिकेज इज इंक्रीज। जो एफिनिटी है डीएनए हेलिकेज और प्राइमेज की वो अगर बढ़ेगी तो जो लेंथ है वो घटेगी। इसको कैसे समझोगे, यहां पर हेलिकेज हमारा मूव करता हुआ जा रहा है पेरेंटल स्ट्रैंड पर, और दूसरा हमारा एंजाइम है कौन, प्राइमेज। यानी कि हेलिकेज और प्राइमेज की एफिनिटी ज्यादा है, यानी कि प्राइमेज जो है वो जल्दी से आ जाता है और प्राइमर लगा देता है और हेलिकेज आगे खोल रहा है। तो यानी कि जल्दी जल्दी प्राइमर लगेगा तो डीएनए जो ओकाजाकी स्ट्रैंड है उनकी लेंथ जो है वो कैसी होगी, छोटी होगी।
तो प्राइमेज और हेलिकेज की अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो प्राइमर जल्दी जल्दी लगेगा और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर प्राइमेज और हेलिकेज की एफिनिटी घटेगी, यानी कि हेलिकेज आगे बढ़ गया लेकिन अभी प्राइमर लग नहीं पाया है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एफिनिटी है प्राइमेज और हेलिकेज की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट के। अगर एफिनिटी बढ़ेगी तो लेंथ घटेगी, अगर एफिनिटी घटेगी तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ बढ़ेगी। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। इसमें हमने इनिशिएशन देखा, इलोंगेशन देखा और टर्मिनेशन देखा। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।